इस बार चौंकने की बारी आर्यन की थी। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी परी खुद आगे आकर ऐसा कुछ करेगी। लेकिन अगले सेकंड ही आर्यन अपने सेस में वापस आ गया और उसने भी परी को उसकी कमर से अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया और अपने और करीब खींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को बाहों में भरे बैठे रहे और फिर कुछ देर बाद परी के मुंह से अनायासी निकल गया, लिटिल चेम। ये सुन आर्यन चौंक गया और अपनी आंखें खोल दी। फिर धीरे से परी को अपने आप से दूर कर अपने एक हाथ को उसके गाल पर रख और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर हैरानी से बोला, तुमने तुमने अभी अभी क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। परी खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुमने कुछ सुना क्या? उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना कि तुमने अभी अभी लिटिल चेम कहा। आर्यन कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ये सुना या फिर उसका कोई वहम था। ओह, तो तुम लिटिल चेम की बात कर रहे हो। शायद गलती से मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया होगा, परी ने बड़े ही रिलैक्स टोन में कहा। जिस पर आर्यन उसे देखते हुए उससे सवाल पूछते हुए बोला, वैसे कौन है ये लिटिल चेम? तुम जानती हो क्या उसे? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जानबूझकर परी से ये सवाल पूछा था ताकि उसे पता चल सके कि क्या परी ने उसे इतने सालों में कभी मिस किया, क्या वो आज भी उसे याद करती है। परी बड़े ही आराम से बोली, हाँ मैं जानती हूँ उसे। लिटिल चेम मेरा ऑनलाइन एक लौता दोस्त था, लेकिन फिर अचानक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। और ढूंढती भी कैसी, ना तो मैं उसका असली नाम जानती हूँ और ना ही मैंने उसे कभी देखा है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जब मैं एडल्ट हो गई तब मैंने उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। परी ये सब कहते हुए उदास हो गई और उठकर खिड़की की तरफ जाकर बाहर खुले आसमान में झगमगाते हुए तारे और चांद को देखने लगी। आर्यन जो बिना किसी एक्सप्रेशन से परी की बातों को सुन रहा था, लेकिन मन ही मन में तो वो खुशी से झूम रहा था। ये सोच सोचकर कि परी उसे कभी नहीं भूली थी, यहाँ तक कि उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की थी। आर्यन के लिए ये बातें बहुत मायने रखती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर था कि कहीं उसे उसे उसकी लिटिल प्रिंसेस परी को ढूंढने में इतनी देर मां हो जाए कि वो उसे भूल ही जाए। लेकिन परी के उन कुछ शब्दों ने उसे दिल की गहराई तक सुकून पहुंचाया था। लेकिन जब उसने देखा कि परी कैसे उसे ना ढूंढ पाने की वजह से उदास है, तो उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वो उसे सच बता दे उसे कि वो ही उसका लिटिल चेम है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन परी के पास आया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। आर्यन को अपने पास महसूस कर परी की आंखें अपने आप बंद हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। आर्यन पहल कर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, परी, वो लिटिल चेम। आर्यन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि परी उसकी बात को काटते हुए बोली, मैं पहले नहीं जानती थी कि वो कौन है, कहाँ है, लेकिन अब मुझे पता है कि वो कौन है, मैंने उसे देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आर्यन शॉक्ड रह गया। परी उसकी तरफ मुड़ी और सीरियस टोन में बोली, मैंने उसे देखा था और मैं उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं ये सोचकर चुप रह गई कि अगर उसे मैं याद नहीं होंगी तो, अगर वो अपनी बचपन की इस लिटिल प्रिंसेस को भूल गया होगा तो खामखा हमरे बीच चीजें ऑकवर्ड हो जाती, बस इसीलिए मैं उसके सामने नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। ये लड़की बोल क्या रही है? भला वो उसे कैसे जान सकती है, और अगर उसे उसके बारे में पता था तो उसने ये बात पहले मुझसे क्यों नहीं कही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को उसका दोस्त लिटिल चेम समझ रही हो? तुम उसे कहाँ मिली? उद्धरण चिन्ह। अरे वहीं जहां हम 3 दिन पहले एक मीटिंग अटेंड करने 5 स्टार होटल गए थे, बस वहीं मैंने उसे देखा और उसे देखते ही मैं पहचान गई। परी ने छोटी सी स्माइल करते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा लिटिल चेम नहीं हो सकता। आर्यन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा दोस्त लिटिल चेम नहीं हो सकता? मैंने कहा ना कि वो लिटिल चेम नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिटिल चेम में हूं। ये बोलते बोलते वो अचानक ही रुक गया। उसे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसमें गिल्टी महसूस करते हुए परी की तरफ देखा, लेकिन परी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख आर्यन की आईब्रो आपस में जुड़ गई। इसका मतलब कि तुम पहले से ही जानती थी कि मैं ही तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। उसके बावजूद भी तुम मुझे उकसा रही थी ताकि मैं खुद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूं। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? आर्यन ने अपनी कोल्ड वॉइस में परी को घूरकर देखते हुए कहा।
परी को आर्यन के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसे तो आर्यन का इतना सीरियस होना भी बहुत फनी लग रहा था। इसीलिए जो उसने अब तक अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखी थी, उसे वो अब और नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी उस पूरे कमरे में किसी म्यूजिक की तरह सुनाई दे रही थी। और अब तक जो आर्यन के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, परी को खिलखिलाकर हंसते देख उसका सारा गुस्सा जैसे कहीं गायब ही हो गया। और वो परी को बस एकटक देखता ही रह गया। कुछ देर बाद उस रियलाइज हुआ कि परी दरअसल उसी पर ही हंस रही थी। तो कुछ सोचते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आर्यन धीरे धीरे परी की तरफ बढ़ने लगा, जो अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। आर्यन ने उसके पास जाते ही अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी पतली सी कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। और परी को वो डेविल स्माइल देते हुए देखने लगा। वहीं परी, जो आर्यन पर हंस हंस कर लोटपोट हो चुकी थी, अचानक ही उसकी हंसी जम गई जब आर्यन ने बिना किसी वार्निंग के उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। वो शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए आर्यन को देखे जा रही थी। आर्यन ने उसकी तरफ इंटेंसली देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? अभी तक तो तुम्हें मुझ पर बड़ी हंसी आ रही थी, फिर अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। वो मैं तो नहीं। वो परी को शब्द नहीं मिल रहे थे। एक तो आर्यन उसके इतने करीब था कि वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर बड़ी आसानी से महसूस कर सकती थी। ये फैलकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि वो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। परी की दिल धड़कनों को आर्यन भी बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा था। उसे ये देख अच्छा लगा कि उसके पास आते ही परी की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। आर्यन ने परी की कमर को और टाइटली पकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींचते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे के नजदीक लाकर अपनी कर्कश आवाज में बोला, अब ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि मैं ही चेम हूं और कब? इतना कहकर आर्यन परी की गर्दन की और अपने चेहरे को ले जाकर उसे स्मेल करने लगा। आर्यन के ऐसे करते ही परी की बॉडी में तो जैसे कर्क दौड़ गया हो, उसे ऐसा फील हो रहा था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसके दिल की धड़कनों के साथ साथ उसकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थी। वो अपनी बेकाबू हुई सांसों को संभालते हुए बंद आंखों से ही आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए बोली, जब हम 3 दिन पहले उस 5 स्टार होटल मीटिंग अटेंड करने गए थे, तब किसी वेटर ने तुम्हारे शूट पर कॉफी गिरा दी थी। और तब तुमने अपने लिए नए कपड़े मंगवाए थे। और जब जब मैं उन्हें लेकर तुम्हारे बुक किए हुए कमरे में लेकर आई थी, तब तुम शर्टलेस थे और ये देख मैं जल्दी से पीछे मुड़ गई थी। लेकिन पीछे मुड़ने से पहले मैंने तुम्हारे गले में वो जेड पेंडेंट देख लिया था, जो बिल्कुल मेरे जेड पेंडेंट की तरह ही दिखता था। तब मुझे पता चला कि तुम ही मेरे बचपन के दोस्त लिटिल चेम हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही जेड पेंडेंट के दूसरे हिस्से के बारे में बता दिया था जो तुम्हारे पास था। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने परी की पूरी बात सुनी और सिर्फ में जवाब दिया। और फिर परी की गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा, फिर बोला, फिर तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। आर्यन के किस करते ही परी कांप उठी और उसका हाथ, जो अब तक आर्यन के पीठ पर था, उसने वैसे ही आर्यन की शेरवानी को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। आज तक उसके इतने करीब कोई नहीं आया था और ना ही उसने कभी किसी के लिए अपने दिल में कुछ भी महसूस किया था। लेकिन आर्यन की बात अलग थी। वो जब कभी भी उसके पास आता, उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देती थी और उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता था। उसे अपने आसपास की किसी भी चीज की सुध नहीं होती थी। परी अपने कांपते हुए होठों से बड़ी मुश्किल से बोली, थोड़ी देर पहले बताया तो सही। आर्यन को याद आया कि उसने क्या कहा था। उद्धरण चिन्ह। मैंने उसे देखा था और मैं उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं ये सोचकर चुप रह गई कि अगर उसे मैं याद नहीं होंगी तो, अगर वो अपनी बचपन की इस लिटिल प्रिंसेस को भूल गया होगा तो खामखा हमारे बीच चीजें ऑकवर्ड हो जाती। बस इसीलिए मैं उसके सामने नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने थोड़े गुस्से में आकर परी की गर्दन पर बाइट कर लिया और धीरे से फुसफुसाया, पागल लड़की। वहीं जब आर्यन ने परी की गर्दन पर बाइट किया तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल ली और थोड़े चिढ़ते हुए बोली, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? उद्धरण। वो इसलिए बिकॉज तुम सच जानने के बाद भी मेरे पास वापस नहीं आई। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। जिस पर परी मुंह बनाते हुए बोली, कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुमने सच जानकर पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट पीट कर सबको बता दिया हो। अरे सबका छोड़ो, तुमने सच जानने के बाद भी कौन सा मुझे बता दिया था, जो तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें आकर सच बता दूं? हुआ। परी ने मुंह बनाते अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया।
आर्यन ने उसके गाल पर अपना हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसे समझाते हुए बोला, मैंने तुम्हें सच सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त तुम मुझसे बहुत गुस्सा थी और शायद नफरत भी करने लगी थी क्योंकि मैंने तुम्हें अयान का किडनैपर समझ लिया था और तुम्हें टॉर्चर भी किया था। उद्धरण चिन्ह। मैं बस ये नहीं चाहता था कि जब सच तुम्हारे सामने आए तब मेरी इमेज तुम्हारी नजरों में खराब हो और तुम मुझे किसी भी तरह गलत समझो। मैं बस यही चाहता था कि सच जानने से पहले एटलीस्ट तब तक तुम मुझे इतना जान सको, इतना समझ पाओ कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। और तब मैं खुद तुम्हारे पास आकर अपना पूरा सच बता देता, ताकि हमारे बीच आगे चलकर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात तो सही थी लेकिन फिर भी परी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसने पहले सच जानने के बाद भी उसे नहीं बताया। परी आर्यन पर थोड़ा नाराज होते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे उस सही समय आने के चक्कर में अगर डैड ने मेरी शादी तुम्हारे बजाय किसी और से तय कर दी होती तो तब तुम क्या करते? उद्धरण चिन्ह। तो मैं उस इंसान को जान से मार देता जो तुम्हें मुझसे दूर करने की या मुझसे छीनने की कोशिश करता। आर्यन ने परी की बात पूरी होने से पहले ही अपनी आंखों में जुनून लिए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसने परी को इस वक्त अपने आप से पूरी तरह सटा लिया था। दोनों के बीच हवा का गुंजना भी मुश्किल था। परी आर्य की आंखों में गुस्सा और पागलपन देख थोड़ी सी सहम गई। उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था जो आर्यन को गुस्से में देखने की वजह से था, क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में बहुत खतरनाक दिख रहा था। लेकिन वहीं आर्यन को अपने गुस्से और परी को खोने के नाम से ही जो मन में इनसिक्योरिटी थी जिसके चलते वो परी को नोटिस ही नहीं कर पाता जो उससे थोड़ी डर गई थी। आर्यन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा और ना ही हमारे बीच किसी और को आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए आर्यन परी को अपने गले से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन आर्यन की पकड़ परी की कमर पर कस गई थी जिससे परी को हल्का सा पेन हो रहा था। लेकिन वो अब तक इतना तो समझ गई थी कि आर्यन उसे किस हद तक चाहता है और वो बिना किसी शिकायत के आर्यन को हाक कर लेती है और धीरे धीरे उसकी पीठ को तब करने लगाई है ताकि वो शांत हो सके। परी की ट्रिक्स काम भी कर गई। कुछ ही देर में आर्यन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आर यू ऑफ? परी ने पूछा, जिस पर आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी और वो धीरे से परी से अलग हुआ और उसे देखते हुए अपना सर हल्के से हाँ में हिला दिया। तभी अचानक उसकी नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी जिसमें रात के 1 बजे बज चुके थे और उसे कुछ याद आया। 1 मिनट कहते हुए आर्यन एक ड्रॉर के पास गया और उसमें से एक लाल रिबीन जैसी पट्टी को लेकर वापस परी के पास आ गया। ये क्या है? परी ने कंफ्यूज होकर पूछा। लेकिन आर्यन ने जवाब देने के बजाय उस पट्टी को परी की आंखों पर बांध दिया। अरे, तुमने मेरी आंखों पर यह पट्टी क्यों बांधी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हुए परी अपनी आंखों से पट्टी को हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन आर्यन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए बोला, शशिश, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उद्धरण चिन्ह। आर्यन के सवाल पर परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। जिस पर आर्यन आगे बोला, तो बस बिना कोई सवाल जवाब किए मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। परी ने उस पर कुछ नहीं कहा और शांत खड़ी हो गई। आर्यन ने एक नजर परी को देखा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर वो उसे अपने कमरे में अटैच स्टडी रूम में ले गया जहां एक सीक्रेट स्टेयर्स सीढ़ियां थी जो कि सीधे टेरेस की ओर जाती थी। वहीं रियांश और परिधि के कमरे में रियांश खिड़की के पास खड़े होकर चांद सितारों से ढके आसमान की ओर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। परिधि फ्रेश होकर कमरे में वापस आई। उसने एक पिंक कलर का सिल्की नाइट गाउन पहना था। जब उसने देखा कि रियांश के चेहरे पर परेशानी है और वो किसी गहरी सोच में गुम है तो वो उसकी ओर बढ़ गई। परिधि ने रियांश के पास जाते ही उसने धीरे से उसे पीछे से हक कर लिया। रियांश को जब अपनी चेस्ट पर किसी के हाथ महसूस हुए तब कहीं जाकर वो अपनी सोच से बाहर आया और उसने हल्की सी स्माइल के साथ परिधि के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए। परिधि ने अपने चेहरे को रियांश की पीठ पर हल्के से रब करते हुए उससे पूछते हुए बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने सांस छोड़ते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आज जो मंदिर में हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। कहते हुए रियांश परिधि की तरफ पलटता है और वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि आर्यन एक आम इंसान होने के बावजूद भी कृषा और रेयान के बनाए हुए सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी कोई आम इंसान नहीं है। शायद उसमें भी कुछ तो स्पेशल है।
है ना? परिधि ने रियांश की बात को बीच में ही काटते हुए उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। जिस पर रियांश ने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। ये देख परिधि आगे बोली, फिर तो सिर्फ एक ही ऐसे शख्स है जो हमें आर्यन के बारे कुछ बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत रात हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। हम इस बारे में कल बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। रियांश को परिधि की बात सही लगी तो वो मान गया और दोनों जाकर अपने बेड पर लेट गए। रियांश ने परिधि को अपनी बाहों में भर लिया और परिधि के माथे को प्यार से चूम लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपनी आंखें बंद करके सो गए। वहीं टेरेस पर आर्यन परी को अपनी बाहों में उठाकर टेरेस पर लेकर आया और फिर धैर्य से उस अपने पैरों पर खड़ा किया और फिर उसके पीछे जाकर परी की आंखों पर बंधी पट्टी को उसने खोल दिया। फिर आर्यन अपने चेहरे को परी के कान के पास ले जाकर अपनी कर्कश आवाज में बोला, ओपन योर आईज स्वीट हार्ट। आर्यन की आवाज सुन परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर कुछ सेकंड तक वो अपनी आंखें झपकाती रही और जब उसे क्लियरली सब दिखाई देने लगा तो वो अपने सामने का नजारा देख हैरान रह गई। पूरे टेरेस को आर्यन ने रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स से डेकोरेट करवाया था। हर जगह कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी जिससे पूरा टेरेस जगमगा रहा था और पूरे फ्लोर पर हॉट शेप रेड बलून्स बिखरे हुए थे एंड रेड रोसेस भी, जो कि परी को बहुत पसंद थे। परी हमेशा से ही छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाया करती थी। परी ये सब देख खुशी के मारे लगभग उछल ही पड़ी और आर्यन की तरफ मुड़ते हुए किसी छोटे बच्चे की तरफ उससे पूछते हुए बोली, ये सब मेरे लिए है। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स जान, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। आर्यन ने परी के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहा। वो आगे बोला, अब चलो मेरे साथ, कहते हुए आर्यन परी का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ही बने बड़े से स्विमिंग पूल से होते हुए उससे थोड़ी दूरी पर एक टेबल था जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत केक रखा हुआ था, वो उसे उस ओर ले जाता है। अपने सामने इतने बड़े केक को देख परी हैरान रह गई और आर्यन की हैरानी से बोली, ये केक हमारे लिए ही है ना, या इसका तुम्हें भंडारा करना है जो इतना बड़ा केक लेकर आए हो? बोलते हुए परी वापस अपने सामने रखे केक को देखती है जो कि लाइट पिंक कलर का था। उसके आसपास पिंक एंड व्हाइट रोज जैसा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। आर्यन कैंडल्स जलाते हुए बोला, तुम्हें उससे क्या करना है, तुम बस अपना केक काटो। कहते हुए आर्यन ने टेबल पर केक के पास रखा नाइफ लिया और उसे परी के हाथ में थमा दिया। परी ने अपने हाथ में पकड़े नाइफ को देखा, फिर वो आर्यन की ओर देखते हुए बोली, लेकिन केक मैं अकेले क्यों काटूं, तुम भी आओ ना। बर्थडे तुम्हारा है ना कि मेरा, तो मैं ये केक कैसे काट सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। परी ने उसे घुरकर देखा, फिर वो बोली, कैसे काट सकता हूँ का क्या मतलब? आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर आर्यन ओबरॉय कि आज आपकी शादी भी हुई है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ ये केक कट क्यों नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। परी की बात तो सही थी, आज अगर उसका बर्थडे था तो उनकी शादी भी तो आज हुई थी, उस नाते तो उन्हें साथ में मिलकर केक कट करना चाहिए। आर्यन ने लाचारी में अपनी गर्दन हिलाए और परी के पीछे जाकर उसके उस हाथ को थाम लिया जिससे परी ने नाइफ पकड़ा हुआ था। फिर दोनों ने मिलकर कैंडल्स को बुझाया और फिर केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। आर्यन परी को वहीं रुकने का बोल उसी सीढ़ियों से होते हुए अपने स्टडी रूम में गया और वहां अपने लॉकर रूम को खोल उसमें से 2 वेलवेट के बॉक्सेस निकाले जिनमें से एक बड़ा और एक छोटा था। वो उन्हें लेकर वापस परी के पास चला गया। ये तुम्हारे लिए। आर्यन ने परी को बड़ा वाला वेलवेट का बॉक्स दिया जो कि रेड कलर का था। परी ने उस गिफ्ट को खुशी खुशी ले लिया, वैसे भी उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद थे। जब परी ने उस बॉक्स को खोला तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उस वेलवेट के बॉक्स में एक डायमंड नेकलेस था। कैसा लगा? उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा, इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक्स आर्यन, परी ने खुशी से चहकते हुए कहा। लेकिन तभी उसकी नजर आर्यन के हाथ में पकड़े दूसरे छोटे वेलवेट बॉक्स पर पड़ी जो कि ब्लू कलर का था। ये क्या है? परी ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए पूछा, जिस पर आर्यन बोला, खुद ही देख लो। आर्यन ने वो नोक भी परी को थमा दिया। परी ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें उन दोनों के लिए वेडिंग प्लेटियम रिंग थी। उसे देख परी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उस डायमंड नेकलेस को उस टेबल पर ही रख दिया और उन दोनों की कपल रिंग को देखते हुए बोली, ये रिंग मैंने हाल ही में इसे लिया है। मुझे लगा कि अगर अब हम पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ही रहे हैं तो हमारी वेडिंग रिंग लेने में क्या हर्ज है? आर्यन ने परी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। परी ने खुश होते हुए आर्यन को वो रिंग पहना देती है और आर्यन भी परी को वो रिंग पहना देता है जो इतनी सिंपल थी नहीं जितनी दिखती थी। परी बार बार अपने हाथ में पहनी रिंग को बड़े ही प्यार से देख रही थी।
तो भला आर्यन को ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है कि परी उससे ज्यादा उनकी वेडिंग रिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दे। आर्यन ने अचानक ही परी को उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे अपने आप से पूरी तरह सटा दिया। परी उसके ऐसे किसी एक्शन के लिए तैयार नहीं थी और वो सीधे उसके सीने से जा लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आर्यन की उन काली गहरी आंखों में देखा जो इस वक्त रात के अंधेरे में भी किसी सितारे की तरह चमक रही थी। परी हैरान नजरों से आर्यन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक आर्यन को क्या हो गया था। आर्यन, उससे पहले ली परी अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन ने बिना वक्त गंवाए अपने होंठ परी के होंठों से मिला दिए और उसे बड़े ही प्यार से स्मूच करते हुए चूमने लगा। परी दोबारा शॉक्ड रह गई, लेकिन बस कुछ ही पलों के लिए फिर वो वापस अपने सेस में आ गई और वो भी आर्यन की उस किस का रिस्पॉन्स देने लगी। आर्यन ये देख खुश हो गया कि परी भी उसका साथ दे रही है। अब उनकी ये किस धीरे धीरे और पैशनेट होती जा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद जब आर्यन को लगा कि परी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। क्योंकि आर्यन ये बात अच्छे से जानता था कि परी के लिए ये सब कुछ बहुत नया था। उसने कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया था, फिर किसी को किस करना तो उसके लिए इम्पॉसिबल ही था। इसीलिए उसे किस करना नहीं आता था और ये बात आर्यन किस करने के दौरान बहुत अच्छे से समझ चुका था। परी ने अब तक अपने आप को संभाल लिया था। वो अपनी थकी हुई आवाज में आर्यन से बोली, आर्यन चलो ना नीचे चलते हैं, ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, ऊपर से मुझे नींद भी बहुत आ रही है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन जो कि परी में खोया हुआ था, जब वो परी की नींद भरी आवाज सुनता है तो अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाकर उसके मासूम से चेहरे की ओर देखता है, जिस पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वैसे तो आर्यन आज परी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था, लेकिन उसकी नींद भरी आंखों और आज जो कुछ भी हुआ, परी का किडनैप, उन दोनों की शादी के दौरान एलेक्स का आना, इन सब के बारे सोचते हुए उसे लगा कि ये सही वक्त नहीं है जब वो परी को अपना बना ले। जहां उसने अब तक इंतजार लिया है तो वो परी के लिए थोड़ा और इंतजार तो कर ही सकता था। ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है ना, चलो नीचे चलते हैं। आर्यन ने परी को अपनी बाहों में उठाया और परी ने अपना सर उसके सीने पर अच्छे से एडजस्ट कर दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। आर्यन ने परी को एक नजर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सिर्फ एक किस से ही इतना कमजोर हो सकता है कि उसकी सारी एनर्जी ही खत्म हो जाए। लेकिन एक सच ये भी है कि आज के इंसिडेंट्स की वजह से परी मेंटली और फिजिकली काफी वीक हो चुकी थी, जो कि बहुत ही आम बात थी। आर्यन परी को अपने बेडरूम में ले आया और उसे बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा दिया, जिसे सेजल ने उन दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए बड़े ही स्टाइलिश तरीके से रेड रोसेज से बीच में ही बड़ा सा हॉट सेप बनाया था और बेड के चारों ओर उसे व्हाइट कर्टन्स लगाए थे। कमरे के चारों ओर अलग अलग शेप की कैंडल्स लगाई थी पूरी सेफ्टी के साथ, पर अब तक वो सब बूझ चुकी थी। लेकिन परी की चोट की वजह से उन दोनों में से किसी का भी उन सब पर ध्यान ही नहीं गया था। आर्यन ने जब परी को बेड पर लेटाया तब उसे पता चला कि परी कब की गहरी नींद में सो चुकी है। लेकिन वो नींद में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, शायद उसके शादी के लहंगे और ज्वेलरी के कारण वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। आर्यन ने कुछ देर तक सोचा, फिर फाइनली खुद ही उसकी हेल्प के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने परी के सोते हुए मासूम से चेहरे की तरफ देखा, फिर एक एक कर उसके सारे गहने वो निकालने लगा, सिवाय उसके मंगलसूत्र के। फिर उसने परी को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर दिया और जाकर कबर्ड से उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े के कर आया और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसने उसके ब्लाउज को निकाला और उसे एक ढीली ढाली टी शर्ट पहन दी। फिर उसके लहंगे को उतारकर उसे पजामा पहना दिया। जब सब हो गया तब कहीं जाकर आर्यन ने चैन की सांस ली। ब्लैंकेट के अंदर से ही परी के कपड़े चेंज करना उसके लिए ये किसी मिशन से कम नहीं था जिसे उसने पूरा किया था। उसने ये सब इस तरह इसीलिए किया ताकि परी जब अगली सुबह उठे तो उसे देखकर उसे कोई शर्मिंदगी ना हो। आर्यन ने जाकर शावर लिया और शर्टलेस होकर सिर्फ एक लोअर पहनकर कमरे में वापस आया और फिर परी के पास जाकर उसके माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया।